पिछले क्लास में हम लोग मैथ के एक बड़े पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री पे बात किए और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, और आज हम लोग एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। और पहले से हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम को लेकर, उसको हम लोग रिलेट करके आगे बढ़ेंगे कि वो कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है या नहीं है, या अगर नहीं है तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब नंबर सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कुछ अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और ये अगर इनकी संख्या अगर हम कुल गिने तो ये कुल संख्या ये हमारा 10 है। और जितनी भी संख्या आज हम देख रहे हैं वो सब इन्हीं मतलब 10 अंकों के सहयोग से बनता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें कि ये हमारा अंक है और एक होता है हमारा संख्या, कि ये दोनों में कोई रिलेशन है या कुछ अंतर है। अब अगर हम देखें कि संख्या और हमारा अंक जो है वो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अंकों के मिलने से हमारा संख्या बनता है। अगर हम इस तरह की एक संख्या लिखें यानी कि 2, 3 यानी कि ये 23, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये संख्या हमारा 2 अंकों का एक संख्या है जो हमारा 23 है। और इसी तरह से हम बहुत सारी संख्या, चाहे वो 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या या 10 अंकों की संख्या, वो हम लिख सकते हैं। अगर हम संख्या में सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या हो सकती है और हम उसको बोल सकते हैं कि अनंत। अब यहाँ पे हम देखें, एक प्रश्न हमारे या हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि क्या 1, 2, 3 जो हमारा अंक है, क्या हम इसको संख्या बोल सकते हैं? तो संख्या के अगर कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हम ये चलें कि संख्या और कुछ नहीं बल्कि हमको एक आइडिया बताता है कि कहीं पर कोई चीज़ कितनी है। और अगर हम इन अंकों की के सहायता से अगर हम बोलें तो इन अंकों को भी हम संख्या कह सकते हैं कि 7 भी या 6 भी हमारा एक संख्या है। अब जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मामला इन अंकों के बाद, और वो है हमारा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है क्या। और अगर इसको एकदम सरल भाषा में कहा जाए कि गिनती की संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनते कहाँ से हम लोग, यानी कि 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहलाएगा। और इन संख्या को, चूँकि अगर ये ग्रुप माना जाए तो इन संख्याओं को हम लोग n के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी वो तमाम संख्या जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी चीज़ को गिनते हैं वही हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है। और इस समुच्चय को हम n से डिनोट करते हैं। अब ये प्राकृत संख्या हमारा यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। अगर इस समुच्चय में अगर हम 0 को शामिल कर लें, 0 अगर इस समुच्चय में ग्रुप पे अगर शामिल हो जाए तो ये प्राकृत संख्या फिर हमारा वो दूसरी संख्या कहलाती है और उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को कैसे डिफाइन करें कि प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लें तो वो संख्या का समुच्चय वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब फिर पूर्ण संख्या क्लियर हो गया। अब फिर हम लोग बात करते हैं इसको क्लियर करते हैं। और ये हमारा 0, ये 1, 2, 3, 4 और ये अनंत संख्या। अब हम क्या कर रहे हैं कि पूर्ण संख्या में अगर इन संख्याओं में अगर हम चिन्ह दे दें नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ऋणात्मक टर्म और धनात्मक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि -4, -3, -2
-1 0 और फिर इस तरह से 1 2 3 और ये और आगे बहुत बड़ी संख्या। अब ये हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप जिसमें से हमारा पूर्ण संख्या में अब क्या कर रहे हैं कि इसके साथ हम चिन्ह को जोड़ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक और धनात्मक। अब ये एक जो नया ग्रुप बना, अब इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ये हमारा पूर्णांक है। ये क्लियर है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक में क्या अंतर हो गया कि ये पूर्ण संख्या में अब हम अगर साइन दे दें नेगेटिव और पॉजिटिव तो ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, पूर्णांक के बाद हम लोग सम संख्या पे आते हैं। अगर हम पूछें आप लोगों से कि सम संख्या का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पहले से तो रहा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट है कि सम संख्या हम उस संख्या को कहते हैं कि जो दो से विभाजित हो जाए। और हमारा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या अगर ये संख्या -4 है तो क्या ये हमारा सम संख्या कहलाएगा? तो हमारा उत्तर होगा कि नहीं। तो इसलिए सम संख्या के कॉन्सेप्ट को अगर हम पहले से लेके चल रहे हैं कि जो 2 से विभाजित, यानी वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो हमारा सम संख्या होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे परिभाषित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो तो हम उस तरह की संख्या को सम संख्या कहेंगे। तो हम अगर देखें इस क्रम में तो ये हमारा 2 4 6 8 और इसी तरह से बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि ये तमाम संख्या हमारा नेचुरल नंबर या हमारा वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि ये सम संख्या मतलब अगर हम देखें कि 2 से अगर विभाजित हो जाए तो वो सम संख्या, अगर इसका हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप, तो हम क्या देखेंगे कि सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2m के रूप का होता है। और यहाँ पे हमारा m जो है वो प्राकृत संख्या है। अगर m के बदले में आप कोई भी देखें तो ये हर हाल में ये इसी फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम m का मान यहाँ पे 1 लेते हैं तो 2 × 1 ये आपका 2। उसी तरह से m का मान अगर आप 2 लेते हैं तो 2 × 2 ये 4। तो ये सम संख्या का व्यापक रूप हम बोल सकते हैं ये 2m के रूप में होता है। अब हम लोग आते हैं एक अगले संख्या पे और वो है हमारा विषम संख्या, और इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसको भी अगर हमको डिफाइन करना रहे तो हम ये कहें कि वो प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो उस तरह की संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। 9 11 13 ये बहुत तरह की संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखें कि जिस तरह से अभी हम लोग देखें कि सम संख्या का व्यापक रूप जो होता है वो 2m के रूप का होता है, क्या विषम संख्या का भी व्यापक रूप होगा क्या? तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये 2m-1 और यहाँ पे m जो हमारा है वो प्राकृत संख्या है। अगर आप m का मान 1 रखिए तो आप देखेंगे कि 2 × 1 और -1 और आपका हो गया 2 - 1 = 1। और हम देख रहे हैं कि ये हमारा विषम संख्या की जो सबसे छोटी संख्या 1 वो आ जा रहा है। अब हम m का मान अगर 2 रखते हैं तो आप देखें क्या मान निकल के आता है 2m - 1 और m के बदले में हम 2 रख रहे हैं तो 2 × 2 और -1 तो 2 दूनी 4 और -1 बराबर ये 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2m - 1 के रूप का होगा या होता है। अब हम लोग सम संख्या विषम संख्या, अब हम लोग आते हैं एक टर्म और एक दूसरी संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब भाज्य संख्या को हम लोग समझे
कि भाज्य संख्या किस तरह की संख्या होती है। अगर हम संख्या को लेकर चलें तो हमको लगेगा कि वो संख्या स्वयं और एक से हर हाल में मतलब विभाजित होती है। तो भाज्य संख्या का जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि वो संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी और एक संख्या से विभाजित हो तो वो संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं कि भाज्य संख्या वो संख्या, अगर हम बात करें यहाँ पे 2, 3, हम इन संख्याओं को लेकर चलते हैं और इसमें से अगर आप देखें कि 2 स्वयं और 1 से हर हाल में ये विभाजित होने वाली है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो ये 1 और ये 2 से ये संख्या विभाजित होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त यानी कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी एक और संख्या से ये संख्या विभाजित हो तो अगर हम 2 पे अगर हम दृष्टि डालें तो हमको लगेगा ये संख्या किसी और संख्या से यानी 1 और 2 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। अब हम 3 पे बात करते हैं तो हम 3 पे भी वही पाएंगे कि ये 1 और 3 के अतिरिक्त और किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं हो रही है, तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं 4 पे, ये 4, तो ये 1 और 4 से विभाजित, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें एक संख्या है और वो है 2, तो 2 से ये 4 विभाजित, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि 4 मतलब संख्या में सबसे छोटी संख्या है जो कि हमारा भाज्य संख्या है। तो यहाँ क्लियर है कि हम देखेंगे कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम कोई और एक संख्या होनी चाहिए जिससे वो संख्या विभाजित हो, तभी जाकर वो संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। और इसी के साथ एक दूसरी संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब यहाँ पे एक टर्म हम देख रहे थे, अभी टर्म था हमारा संख्या में भाज्य संख्या और यहाँ पे अभाज्य संख्या। अगर आप देखेंगे हिंदी के साथ भाषा की अगर हम बात करें कि किसी भी शब्द में अगर आ अक्षर जुड़ जाता है तो वो उसके कॉन्सेप्ट को एकदम निगेटिव कर देता है। अभी हम लोग भाज्य के टर्म में क्या समझे थे कि वो संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से कटे तो वो हमारा भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या के बारे में हम उसको अगर परिभाषित करना हो तो ये कहेंगे कि वो संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से न कटे वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब हम देखते हैं उसका उदाहरण में कि वो कौन सी संख्या है जिसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन ये हर हाल में 1 से बड़ी संख्या होगी। और अगर हम देखें ये 2 और ये 3, ये संख्या 2 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी और इनके अतिरिक्त और कोई संख्या आपको नहीं मिलेगा जिससे ये विभाजित हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 संख्या में सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। और इसी तरह से 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी संख्या हो सकती है जिसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे अभाज्य के टर्म में एक संख्या और है और उसको हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, अब यहाँ पे जैसे ही सअभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये चलें कि कोई 2 संख्या, अगर उन दोनों संख्याओं का अगर HCF अगर 1 निकलता है तो वो दोनों संख्या आपका मतलब एक दूसरे का सअभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ एक बार फिर से बात करते हैं हम 2 संख्या को लेकर चलते हैं, एक हमारा 3 है और दूसरा 5 है। अगर इनका अगर हम HCF याद करें तो हम देखेंगे इनका HCF 1 निकलेगा। और इस तरह की कोई भी संख्या अगर उन दोनों का HCF, दोनों संख्या का HCF अगर 1 निकलता है तो वो दोनों संख्या आपस में सअभाज्य संख्या कहलाएगा। वो परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या है क्या।
और पहले से हम लोग जानते हैं कि वो संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और जहाँ p और q हमारा पूर्णांक है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस क्या बात की है कि वो संख्या जो p/q के रूप में रहे, और जहाँ p और q की बात क्या कर रहे हैं कि ये पूर्णांक है। और दूसरा शर्त ये है कि ये q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो इस तरह की कोई भी संख्या होगी तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब इसी के साथ हम एक दूसरी संख्या, इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, जिसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसको अगर हम परिभाषित करें या इसकी परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, तो हम उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर इन दोनों को हम कैसे पहचानें कि ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। जब तक पहचानने की बात होती है तो आप ये देखेंगे कि कोई संख्या अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके ऊपर में आप एक चिन्ह, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, वो आपको अक्सर मिलेगा। p/q की बात कर रहे हैं ना, p/q के फॉर्म में नहीं हो तो ये इस फॉर्म में हो सकता है √2/3, या ये ऐसा हो सकता है √2/3। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर किसी संख्या के ऊपर में आप रूट को देखते हैं तो आप उसको ये लग सकता है कि ये अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन 100% ये कहना सही नहीं है। जैसे अगर ये संख्या अगर है ये √4, अगर कोई बोले कि संख्या के ऊपर रूट है तो वो अपरिमेय संख्या, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 ये आपका रूट है और ये हम जान रहे हैं कि 4 का वर्गमूल निकलता है और वो कितना होता है, यानी कि वो 2 होता है। और चूंकि 2 और फिर तो इस पे तो रूट नहीं हुआ ना, तो हमको ये देखना है कि संख्या पे अगर रूट है तो उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। अगर निकलता है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग बात करेंगे कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो पाई और ये 22/7 के रूप में ना, ये पूछा जाएगा कि भाई अब ये बताइए कि पाई आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और हम लोग जानते हैं कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। और फिर ये 22/7, अब चूंकि ये 22/7 और ये पाई और ये 22/7 चूंकि p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या है। और यहाँ पर एक चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये जो 22/7 ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि वो इसके एकदम निकटतम मान है, और चूंकि ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा n पाई अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि अगर हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की बात करें तो ये आपको 2 रूप में, यानी शांत और अशांत मिलेगा, लेकिन अपरिमेय संख्या का अगर दशमलव निकालें तो ये हर हाल में, मतलब इसका दशमलव प्रसार वो आपको अशांत मिलेगा। अब यहीं पे एक संख्या और है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। और ये वास्तविक संख्या को अगर हम डिफाइन करें तो ये बोलें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि एक बड़ा सा समुच्चय हुआ जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी रहेगा, कि इन्हीं अंकों की सहायता से, इन्हीं संख्याओं की सहायता से ये हमारा पूरा आगे का चलेगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम वर्गीकरण अगर हम देखें संख्या का तो और ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा हमारा। ये संख्या को हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, और दूसरा अवास्तविक संख्या, या इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अगर हम फिर वास्तविक संख्या की बात करें तो फिर इसको हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं,
यानी कि वास्तविक संख्या, एक आपका हो गया परिमेय संख्या और दूसरा इसका वर्ग हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और फिर हम परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो फिर इसको दो वर्ग में, एक हो गया आपका पूर्णांक और दूसरा हो गया ये भिन्न। अगर हम पूर्णांक को आगे अगर वर्गों में बांटें तो हमको मिलेगा ऋणात्मक पूर्णांक और यहाँ पे 0 और ये आपका धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक फिर ये 3 वर्गों में, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और फिर धनात्मक पूर्णांक। और फिर अगर ये 0 और ये धनात्मक पूर्णांक को अगर हम करें तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे एक चीज, ये हमारा भिन्न, अगर भिन्न को अगर हम ये भी देखेंगे कि ये 2 वर्गों में बटेगा, ये आपका एक साधारण भिन्न, साधारण भिन्न और फिर एक इसका वर्ग हो गया दशमलव। अब यहाँ पे इस पे चूंकि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और यहाँ पे आगे ये मतलब काल्पनिक संख्या अवास्तविक संख्या की बात हम लोग नहीं करेंगे। ये वास्तविक संख्या ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यानी कि ये समुच्चय वास्तविक संख्या, और इस पे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं पूर्णांक और ये दशमलव। यहाँ पे 2 टर्म आया, भिन्न, दशमलव और फिर साधारण भिन्न। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। साधारण भिन्न यानी कि कोई भी 2 पूर्णांक, जैसे आपका ये 2/3, अगर हम इसको, ये आपका साधारण भिन्न कहलाएगा। और दशमलव भिन्न का मतलब है कि कोई भी पूर्णांक यानी कि अंश में कोई भी संख्या हो लेकिन हर में ये 10 के गुणक के रूप में हो। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, तो ये आपका दशमलव कहलाएगा और ये आपका साधारण भिन्न। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि संख्या को हम लोग कितने वर्गों में बांट सकते हैं और ये संख्या पद्धति ये हमारा लगभग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस पे आधारित तो नहीं, एक चीज और हम लोग बात करेंगे और वो है हमारा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास 2 संख्या है, एक हमारा 10 और दूसरी संख्या हमारा 3 है ना। 2 पूर्णांक है हमारा यानी कि 10 और ये 3, और हम लोग पहले से जान रहे हैं कि बड़ी संख्या हमारा 10 है और इसको अगर हम भाग लगाएं 3 से तो 3 3 9 और ये 1, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 10 को 3 से भाग देने पर यहाँ पे हमारा भागफल 3 और फिर हमारा यहाँ पे शेषफल 1 आता है। और इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं कि इस टर्म को हम लोग अलग नाम से, इसको अलग और इसको अलग और इसको अलग, और ये हमारा टर्म जो है वो भाजक है और इस टर्म को ये भाज्य कहलाता है ये, और ये हमारा भागफल और ये टर्म हमारा शेषफल, ये पहले से हम लोग जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये चीज हमारा पहले से मालूम है, लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इस टर्म को पहले आने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे एक चीज हम लोग समझते हैं और वो है हमारा, और कुछ टर्म हमको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। एक टर्म है हमारा, ये है लेमा, इसको हम लोग समझते हैं, ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ये लेमा हम कहते हैं कि कोई भी चीज जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है उसके लिए ये टर्म यूज होता है लेमा का। और दूसरा टर्म एक है वो है एल्गोरिथम। इस टर्म को हम लोग समझते हैं कि ये क्या टर्म है। अब देखिए, ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से अगर क्लियर करें तो बात समझ में आ जाएगी ये एल्गोरिथम है क्या। जैसे कोई है जो कि सब्जी बनाना चाह रहा है या सब्जी बनाना चाह रही है,
तो वो सब्जी बनाना बोल देने से सब्जी बन नहीं जाएगी, बल्कि वो एक स्टेप बाय स्टेप उस काम को करना पड़ेगा। अगर किचन में सब्जी है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको मार्केट से लेना पड़ेगा, ये एक स्टेप हुआ। फिर उस सब्जी को धोना पड़ेगा, फिर उसको कटिंग करना पड़ेगा, फिर उसको कढ़ाई पे चढ़ा करके पकाना पड़ेगा, और फिर स्वाद अनुसार उसमें मसाला डालना पड़ेगा, और तब जाकर ये सब्जी बन पाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सब्जी बनाने के क्रम में ये बहुत सारे क्रम से होकर ये गुजरा, यानी अलग अलग स्टेप से गुजरा, और ये फाइनली जो स्टेप है और फाइनली जो रिजल्ट तक पहुंचा, यही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। ये क्लियर है लेमा और एल्गोरिथम। अब हम लोग आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड भाग लेमा, ये है क्या? ये रिलेशन पहले से पता है, और इसको अगर हम एक सूत्र के रूप में देखें तो जो पहले से हम लोग जान रहे हैं वो ये है, यानी कि भाज और फिर प्लस शेषफल। ये से पहले से हम लोग जान रहे हैं, यानी कि कोई भी दो संख्या अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें तो वो हर हाल में मतलब इस सूत्र पर वो बैठता है। अब क्या है यूक्लिड, और यहाँ पे इनके बारे में जानना है कि ये बहुत बड़ा गणितज्ञ रहा है, और अगर कहा जाए कि ज्योमेट्री का जो विकास हो पाया वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट से, और इन्हीं कारणों से यूक्लिड को मतलब फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को लिखित रूप से जो बताने वाला था वो यही मैथमेटिशियन यूक्लिड, और यूक्लिड भाग लेमा कोई और कुछ नहीं बल्कि ये दो संख्याओं को अगर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें तो एक रिलेशन निकल कर आता है, वो a बराबर बी क्यू, बड़ा लिखते हैं, a बराबर बी क्यू और प्लस r। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये जो r है ये हमेशा एक लिमिट से आगे कभी नहीं जा सकता, और वो ये है, अब क्या देख रहे हैं कि r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ये b, यानी कि b का मतलब हो गया कि ये भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। और इसी चीज़ की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, और यूक्लिड भाग लेमा में या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम इसी की बात करेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस r, यहाँ a और b क्या है, ये पूर्णांक है, और ये आपका ये रिलेशन जो आप देखें यही है। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग जो यूज़ करेंगे दो संख्याओं को लेकर वो HCF ज्ञात करने में। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड भाग लेमा से हम किस प्रकार से मतलब किसी दो संख्या का HCF ज्ञात कर सकते हैं। और एक्सरसाइज पे आने से पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। दो संख्या हम लोग लेते हैं, एक हमारा है 25 और दूसरा 3, और a बराबर बी क्यू प्लस r है ना, ये यूक्लिड भाग लेमा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो a है इन दोनों संख्याओं में जो बढ़ना है कि दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक हमारा 25 है और दूसरा 3 है, और हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड भाग लेमा में वो रिलेशन जो है वो a बराबर बी क्यू प्लस r, लेकिन ये r बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस शर्त को फुलफिल करेगा, और वो है हमारा यानी कि r 0 के बराबर या 0 के बराबर और b से छोटा। अब हम क्या देखेंगे कि a की जगह पे हम 25 को रखते हैं और b की जगह पे 3 को। अगर हम भाग दें तो देखेंगे कि 8 से लगेगा, 8 या 24, और यहाँ पे अब उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 25 और ये हमारा 3 और ये 8, और शेष वाला हम देखेंगे ये हमारा 1 होगा। अब अगले स्टेप पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा टर्म है ये उसको यहाँ लिखते हैं, और शेषफल का जो टर्म है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं, और फिर इसको हम भाग दें तो हम क्या देखेंगे, ये 3 से भाग लग जाएगा और फिर शेषफल हमारा ये 0। ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाए,
और जिस स्थिति में शेषफल हमारा 0 बचता है और वहां पे जो हमारा भाजक की जगह पे जो रहेगा वो हमारा कौन है, 1, तो हम ये कहेंगे कि 3 और 25 का मतलब यूक्लिड भाग लेमा से के सहायता से हम लोग दो संख्याओं को लेकर हम उसका HCF ज्ञात करेंगे। और ये हम देखेंगे ये प्रक्रिया यानी a बराबर BQ + 4 ये प्रक्रिया लगातार तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। और जब शेषफल 0 हो गया और उस इक्वेशन में b के जगह पे यानी कि भाजक की जगह पे जोड़ संख्या रहेगी और वही इन दोनों संख्या का हमारा HCF कहलाएगा। क्लियर है? अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम लोग जैसा कि देखें कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम के सहायता से हम लोग दो संख्या का HCF ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि ये हम रिजल्ट तक कैसे पहुँचे। हम दो संख्या लेते हैं, एक हमारा 4 और दूसरा 18 है, ठीक है। और यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम का रिलेशन क्या है, वो है a बराबर BQ और ये प्लस R और R हर हाल में 0 से बड़ा और B से 0 के बराबर भी और B से हमेशा छोटा रहेगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो आप यहाँ पे रखें, यानी कि a की जगह पे 18 और फिर B की जगह पे जो छोटी संख्या है वो 4। अब इसको भाग लगाएं आप। अगर बहुत बड़ी संख्या होगी तो उसको रफ में भाग लगा दें। अगर हम देखें तो 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, तो इसका मतलब है ये भाग लगेगा कितना से, 4 से। 4 चौका 16 और 18 में 16 को अगर हम घटाएं तो आपका कितना, यानी कि +2, ये हमारा है। अब अगले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं कि b की जगह पे जो टर्म है वो आप यहाँ पे लिखते हैं अगले स्टेप में, और फिर जो हमारा शेषफल है उसको हम b के जगह पे लिखते हैं और ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब फिर भाग लगाते हैं 4 को, यानी कि 2 से भाग देंगे तो हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 और फिर हमारा शेषफल क्या बच गया, ये हमारा 0। अब हम क्या देखें, एक ऐसे स्टेज पे, एक स्थिति पे पहुंचे हैं जहां पे हमारा शेषफल वो 0 आ गया। ये शेषफल हमारा 0 और यही हमको स्टेप चाहिए। अब जब 0 आ गया तो आप उस स्थिति में हम देखते हैं कि यानी b की जगह पे अगर हम उसको कहें भाजक की जगह पे जो भी संख्या रहेगा तब हम इसको कहेंगे कि 4 और 18 का HCF यानी हमारा 2 निकलेगा, यानी 2 है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि ये 2 एग्जाम्पल से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किस प्रकार HCF ज्ञात करेंगे और ये हमारा यही विधि रहेगा।